So girls, we are doing the chapter of double and triple integration. अभी तक हमने डबल इंटीग्रेशन की है and the next topic is change of order of integration. So change of order of integration में क्या होता है, एक बार इसको रीड करते हैं. While evaluating double integrals, if the limits of integration are variables, then the change of order of integration changes the limits of integration. In changing the order of integration, sometimes it is required to split up the region and express the given double integral as a sum of the number of double integrals with changed limits. Sometimes it is advisable to draw a rough sketch of the region of integration. The following examples will illustrate the idea more clearly. So basically change of order of integration में order of integration का मतलब ये है कि जैसे कि आपको यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जाम्पल दिख रहा है, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है, जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या है, दैट यू हैव टू इंटीग्रेट ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई. लेकिन इन्होंने क्योंकि यहाँ पे पहले डी एक्स लिखा है, इसका मतलब ये जो लिमिट्स हैं ये एक्स की लिमिट्स हैं और फिर डी वाई लिखा है. तो आपको क्या करना है, इस फंक्शन को पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है, जैसे कि आपको डबल इंटीग्रेशन आती है, एंड देन विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है. बट दे आर सेइंग कि यू हैव टू इवेल्युएट दिस लिमिट बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. सो रिवर्सिंग मीन्स मुझे इसका जो इंटीग्रल फाइंड करना है उसमें फंक्शन तो यही रहेगा, लेकिन मुझे पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है एंड देन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो गया. यहाँ पे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स करके फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई किया था, हमने क्या करना है इसमें पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई करके फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना. तो जब हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करते हैं तो जो आंसर है, फाइनल आंसर, वो बिल्कुल सेम रहता है, सिर्फ लिमिट्स चेंज हो जाती हैं इंटीग्रेशन की. अब जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, आपको y की जो लिमिट्स गिवन है वो x की जो लिमिट्स गिवन है वो गिवन है 3y और 3. तो इसका मतलब आपके पास गिवन है एक तो x इज इक्वल टू 3y एंड x इज इक्वल टू 3. सो x इज इक्वल टू 3y लीनियर इक्वेशन इन x एंड y है, तो ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड x इज इक्वल टू 3 इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन. तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करते हुए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द रीजन, एंड ताकि आपसे कोई गलती ना हो. सो बेस्ट थिंग इज ऑलवेज ड्रॉ द रीजन, स्केच द रीजन. जो भी इन्होंने रीजन बोला हुआ है आप कोशिश करो कि उसको स्केच कर लो. स्केच करना देखो बहुत ही ईजी है. यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन की पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूँ, सो x इज इक्वल टू 3y है, ये अगर हमारे पास x एक्सिस और ये y एक्सिस है. सो आपको पता है x इज इक्वल टू y वाली लाइन होती है ऐसे. सो x इज इक्वल टू 3y में अगर मैं y को 1 लेती हूँ तो x की वैल्यू 3 आएगी. सो y को 1 और x को 3, तो यानी कि ये वाला अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट बना, तो यानी कि ये हमारी ऐसे लाइन बन जाएगी x इज इक्वल टू 3y. देन हमारी दूसरी लिमिट है x इज इक्वल टू 3. सो दिस इज द लाइन x इज इक्वल टू 3. अब y की लिमिट्स देखते हैं. y की लिमिट्स है, इसका मतलब इन्होंने पहले क्योंकि x की ली हुई थी ना, तो ऐसे जा रहे हैं ये देखो. सो x इज इक्वल टू 3y से x इज इक्वल टू 3 तक, और y की लिमिट्स इन्होंने ली हुई हैं 0 to 1. तो बेसिकली दिस इज़ द रिक्वायर्ड रीजन, इसके ऊपर हमने इंटीग्रेशन करनी है. अब जब हमने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए पहले y की लिमिट्स. अब क्योंकि पहले y की लिमिट्स चाहिए तो अब हम ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे. तो इस लाइन पे y की वैल्यू क्या है, x एक्सिस है, ये y 0 है, और ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 3y. तो इस लाइन पे y की वैल्यू आ गई x/3. तो y की लिमिट्स हो गई 0 to x/3. फंक्शन सेम रहेगा e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, लेकिन अब हम पहले विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं. एंड फर्दर x की लिमिट क्या आ जाएगी, जब आपने y की वेरिएबल लिमिट ले ली तो इस रीजन में हम देखते हैं x की मिनिमम वैल्यू है 0 और x की मैक्सिमम वैल्यू है 3. सो x की लिमिट्स आ जाएंगी 0 to 3. सो दिस इज द रिक्वायर्ड न्यू इंटीग्रल. ये देखो गिवन इंटीग्रल इज 0 to 1 3y to 3 e raised to power x square dx dy. सो इन्होंने भी वही किया, पहले रीजन ड्रॉ किया. रीजन में x इज इक्वल टू 3y वाली लाइन, x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1. इससे हमें रीजन मिल गया. सो पहले ये लेके चल रहे थे
पहले इन्होंने ली थी x की लिमिट, x की लिमिट के लिए हम ऐसे लेते हैं लिमिट्स। अब हमें चाहिए y की, सो रीजन r कैन बी री रिटन एज, अब पहले y की लेंगे तो ऐसे जाएंगे, तो यहाँ पे है y 0 और यहाँ पे है y x/3, सो ये आ गया y गोज़ फ्रॉम 0 टू y लाइज बिटवीन 0 टू x/3 एंड x की मिनिमम वैल्यू इज़ 0, मैक्सिमम वैल्यू इज़ 3, so x is 0 to 3. So accordingly these will be the new limits of integration. So अब अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि हम चेंज ऑफ ऑर्डर करते ही क्यों है, बिकॉज आंसर जो आता है वो सेम आता है दोनों से, तो यू विल फाइंड इन सम क्वेश्चंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंटीग्रेट द गिवन इंटीग्रल। जैसे कि आप इसी एग्जाम्पल को ले लो अगर, सो इस एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे, आपको अगर e⁻x² की इंटीग्रेशन करनी हो विद रिस्पेक्ट टू x तो आप नहीं कर सकते, दिस फंक्शन इज़ नॉट इंटीग्रेबल ओवर हेयर। इसके लिए आपको पहले x² को t पुट करना पड़ेगा, तो यू विल फाइंड कि आपको प्रॉब्लम आएगी इसको इंटीग्रेट करने में। ऑन द अदर हैंड जब हमने इसमें चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कर लिया, अब देखो क्योंकि e⁻x² को इंटीग्रेट करना मुश्किल था विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन जब हम पहले विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर चला गया, y1 की इंटीग्रेशन आ गई y को 0 टू x/3 लिमिट्स पुट की, तो अब हमारा इंटीग्रल बन गया ये। अब अगर मैं x² को t पुट करती हूँ तो 2x dx मेरे साथ पड़ा हुआ है, तो अब इसकी इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाएगी। अगर आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो जैसे आप पहले करके आए हो, आप x² को t पुट करो तो 2x dx विल बी इक्वल टू dt, तो ये आपका इंटीग्रल बन जाएगा 0 टू, लिमिट्स देख लेना क्या बनेंगे यहाँ से, 0 to 9 e⁻t dt. So accordingly this will be your answer. So I hope the concept of change of order of integration is clear to you. Now let us see the second example. तो change of order बहुत easy है, आपको function को तो change करना ही नहीं है, function remains the same, you have to just change the limits. अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो अगेन आपको x की लिमिट्स गिवन है, सो यहाँ से एक तो आपको गिवन है क्योंकि ये x dx लिखा हुआ है ना पहले, और वैसे भी y की टर्म्स में है लिमिट्स, तो y की लिमिट्स तो हो नहीं सकती, सो x की लिमिट्स हैं, एक है x इज़ इक्वल टू y लोअर लिमिट और अपर लिमिट है x इज़ इक्वल टू a, तो ये आपको पता है यहाँ से, दिस इज़ द लाइन x इज़ इक्वल टू y, ये वाली लाइन, एंड दिस इज़ द लाइन x इज़ इक्वल टू a। अब y की लिमिट्स हैं 0 टू a, क्योंकि x इज़ इक्वल टू y है तो x a पे y भी a हो जाएगा। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रीजन अगेन। सो पहले इन्होंने ली थी x की लिमिट्स, x की लिमिट्स का मतलब ये इन्होंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रॉ की थी, अब हम करेंगे वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ। सो वर्टिकली में यहाँ से पे y 0 और ये लाइन क्योंकि y इज इक्वल टू x ही है, तो y की लिमिट्स हो गई 0 टू x और x की लिमिट्स क्या हो गई, अब इस रीजन में x की मिनिमम लिमिट है 0 और मैक्सिमम है a, सो x की लिमिट्स हो गई 0 टू a। तो आपका फंक्शन जो है वो सेम रहेगा, x/x² प्लस y², बट अब आप लिखोगे dy/dx, तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो पहले विद रिस्पेक्ट टू y करोगे। ऑल्दो इस क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू x भी इंटीग्रेट करना कुछ मुश्किल नहीं है, बट क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में ही ऐसे बोला है कि पहले चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड हेंस इवैल्यूएट, तो हमें पहले ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना ही पड़ेगा। सो देखो इनका भी यही है, x की लिमिट्स आ गई y टू a, सॉरी x की लिमिट्स y टू a हमें गिवन थी जब इन्होंने चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन किया है, ये तो देखो गिवन इंटीग्रल था, जब चेंज ऑफ ऑर्डर कर दिया तो अब y की लिमिट्स आ गई 0 टू x और x की आ गई 0 टू a। सो अब विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो x कांस्टेंट 1/x² प्लस y² की इंटीग्रेशन हो जाएगी 1/x टेंजेंट इनवर्स y/x, 1/x कैंसिल हो गया, जब हमने लिमिट्स पुट की तो आंसर इज π/4। तो आप देख रहे हो इसकी इंटीग्रेशन कई बार चेंज ऑफ ऑर्डर करने से हमारी जो इंटीग्रेशन है डबल इंटीग्रेशन वो बहुत इजी हो जाती है। नाउ लेट अस कम टू द थर्ड एग्जांपल। राइट एन इक्विवेलेंट डबल इंटीग्रल विद द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन रिवर्स्ड। चेक योर आंसर बाय इवैल्यूएटिंग बोथ डबल इंटीग्रल्स।
सो अब अगर यहाँ पे आप देखते हो आपको जो क्वेश्चन गिवन है, क्योंकि यहाँ पे dx लिखा हुआ है तो इसका मतलब x की लिमिट्स गिवन है हमें। तो ये देखो x लाइज बिटवीन -4 माइनस √4 - 2y² टू √4 - 2y²। सो अब क्या करो इसकी स्क्वायरिंग, दैट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस दिस। सो स्क्वायरिंग करा, स्क्वायरिंग करके ये आपके पास कर्व बन गया। सो आपको पता है इट इज़ द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमें इलिप्स गिवन है, ये दिस इज़ द इलिप्स। एंड क्योंकि जब ये x की लिमिट्स ले रहे हैं ऐसे, सो इट इज़ गोइंग फ्रॉम नेगेटिव, क्योंकि यहाँ x नेगेटिव होता है, सो नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो अब इलिप्स तो पूरा है, अब y की लिमिट से हमें बाकी पता लगेगा। y आपको गिवन है 0 to √2, सो y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन है, y इज इक्वल टू 0 ये वाली लाइन है, टू √2, सो दिस इज़ y इज इक्वल टू √2। और यहाँ पे ये जो इलिप्स हमारा बन रहा था, अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो x²/4 + y²/2 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये जो माइनर एक्सिस की वर्टेक्स आएगी ये 0, √2 ही आएगी। सो दैट मीन्स वी हैव गॉट द रिक्वायर्ड रीजन। तो ये जो रीजन इन्होंने शेडेड करके दिखाया है, दिस इज़ द रिक्वायर्ड रीजन। अब चेंज ऑफ ऑर्डर में इन्होंने ली थी पहले x की लिमिट्स, सो इन्होंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी, हमें चाहिए y की, तो इसी रीजन में हम y की के लिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। सो अब y की लिमिट्स अगर आप देखोगे तो y जो है यहाँ से शुरू हो रहा है, सो y इज इक्वल टू 0 टू दिस कर्व। इस कर्व की इक्वेशन है ये। अब इस कर्व की इक्वेशन से आप निकालोगे y की वैल्यू, तो जब y की वैल्यू निकालिए इस कर्व में से तो ये y की वैल्यू आ गई है। बट एक्चुअली में जब आप इस कर्व से y की वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस ऑफ दिस आएगा, लेकिन हमें पता है नीचे y नेगेटिव में तो हमने जाना ही नहीं, सो वी विल बी गेटिंग y इज इक्वल टू 0 टू प्लस √4 - x²/2। सो यहाँ से मुझे मिल गई है y की लिमिट्स। x की लिमिट्स के लिए आपको पता है इस रीजन में हम देखते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। तो क्योंकि ये जो इलिप्स की इक्वेशन है यहीं से हमें पता लगा vertices of the major axis are 2, 0 and -2, 0. So x की limits will be clearly -2 to 2. Rest is easy. y dy है तो आप पहले विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास आएगा y²/2 एक मिनट, हमें जो क्वेश्चन गिवन था उसमें x की लिमिट्स पहले की थी। ओके, दे आर सेइंग राइट एंड, मैं स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ एग्जाम्पल नंबर 3 की। राइट एन इक्वलेंट डबल इंटीग्रल विद ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन रिवर्स्ड। फॉर दिस चेक योर आंसर बाय इवैल्यूएटिंग बोथ द डबल इंटीग्रल्स। तो इस केस में उन्होंने बोला है कि जो हमें गिवन इंटीग्रल है वो भी फाइंड करना है और जो ऑर्डर चेंज के बाद आ रहा है वो भी करना है। तो पहले इन्होंने किया है ये जो क्वेश्चन था ये हमें गिवन था, तो इसमें पहले विद रिस्पेक्ट टू x करना है, y कांस्टेंट है, 1 की इंटीग्रेशन हो गई x, ये लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी है इन्होंने यहाँ पे, एंड देन दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। सो 4 - 2y² का डेरिवेटिव करेंगे तो -4y आएगा, तो ये यहाँ पे इन्होंने -4y बना के इसकी इंटीग्रेशन कर दी। सो ईजी है, इंटीग्रेशन हो गई ईजिली, 8/3 आंसर आ गया। सेकेंड है, नाउ दिस इज़ द इंटीग्रल जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करके आया था। अब इसमें y की इंटीग्रेशन, क्योंकि पहले विद रिस्पेक्ट टू y ही करना है तो y की इंटीग्रेशन है y²/2। सो लिमिट्स पुट करने से ये आंसर आ गया। नाउ दिस इज़ क्लियरली एन इवन फंक्शन। सो इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स 0 to 2 वाली इन्होंने प्रॉपर्टी यूज़ की है डेफिनेट इंटीग्रेशन की। देन आगे फिर अगेन इंटीग्रेशन इज़ वेरी सिंपल, then limit substitute करके again 8/3 is the answer. So you can see from both the orders of integration actually the answer is same. Now let us come to the next example. Example number 4. Change the order of integration
हैंस इवेल्युएटेड व्हेन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1। तो इसमें आपको पहले फंक्शन नहीं दिया हुआ, आपको जनरली सिर्फ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है एंड देन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई को 1 लेके उसको इवेल्युएट भी करना है, जो चेंज होने के बाद आया आपके पास, क्योंकि उन्होंने बोला है हैंस इवेल्युएट। सो ये छोटी छोटी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। पेपर में अगर इस क्वेश्चन में आप जो आपको गिवन इंटीग्रल है उसी को सॉल्व कर दोगे, आंसर ऑब्वियसली सेम आएगा, बट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा क्या है, हैंस इवेल्युएट का मतलब कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के बाद जो आपका इंटीग्रल आया है आपको उसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। सो वेरी इजी। सो यूजिंग द सेम थिंग, जो आपको इंटीग्रल गिवन था वहाँ से इन्होंने ये y की लिमिट्स थी हमारे पास और ये x की लिमिट्स थी जो गिवन इंटीग्रेशन थी। अब यहाँ से y इज इक्वल टू दिस लिख के स्क्वायरिंग की, स्क्वायरिंग करने से ये हमारे पास आंसर आ गया। दैट मीन्स दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। सो इलिप्स की जब आप इक्वेशन लिखते हो तो साथ ही बट इसकी वर्टिसेस भी लिख दोगे, मेजर एक्सिस की भी और माइनर एक्सिस की भी। उससे आपको सेकेंड ग्राफ प्लॉट करने में और बाकी जो सेकेंड लिमिट्स होती हैं वो करने में ईजी होता है हमेशा। सो ये आपको मिल गया एलिप्स। अब x की लिमिट्स हैं -a to a। सो यहाँ पे अगेन आप देखोगे y की लिमिट्स जो हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। सॉरी मैंने ठीक से पढ़ा नहीं इसको, लिमिट्स को, सॉरी। एक मिनट दोबारा डिस्कस करते हैं इसको। मैंने एक्चुअली यहाँ पे पढ़ा नहीं, मुझे लगा ये -2 प्लस है। नो, सो यहाँ पे लिमिट्स कुछ और है, एक्चुअली यहाँ पे लिमिट्स कुछ और है, ये -2 प्लस नहीं है। सो पहले इन्होंने ये वाला इधर वाली ली है। सो y इज इक्वल टू √a² - x² / 2। तो जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है एंड ये इसको स्टैंडर्ड करके विच इज़ द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। तो इन्होंने ये इलिप्स बना लिया। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड, ये वाला जो कर्व गिवन है हमें। सो राइट हैंड साइड वाला कर्व यानी कि y इज इक्वल टू √a² - x²। सो y इज इक्वल टू √a² - x² करने से हमें मिल रहा है सर्कल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस a। तो ये जो इलिप्स था इसके मेजर एक्सिस +- a, 0 वर्टिसेस और माइनर एक्सिस की वर्टिसेस 0, ±a/2। तो हमें ये वर्टिसेस पता होंगी तभी हम ये सर्कल ठीक से ड्रॉ कर पाएंगे, बिकॉज ये सर्कल जो है इसका रेडियस a है तो ये भी इन वर्टिसेस से पास करेगा, a और d वर्टिसेस से। तो ये हमारे पास बन गया गिवन सर्कल। सो y इज़ लाइंग फ्रॉम, अब y की लिमिट्स के लिए हमें क्या करना होता है, y की लिमिट्स के लिए हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी होती है। सो इस केस में जब आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की इन लिमिट्स के अकॉर्डिंगली y इज़ गोइंग फ्रॉम इलिप्स टू सर्कल। तो इसीलिए ऊपर वाला रीजन, ये जो सर्कल और इलिप्स के बीच वाला जो रीजन है वो वाला रीजन आया हमारे पास। एंड x की लिमिट्स हैं फ्रॉम -a to a। सो आई होप रीजन इज़ क्लियर टू यू। सो वंस द रीजन इज़ क्लियर टू यू, उसके बाद अब हमने क्या करना है, इन्होंने पहले y की लिमिट्स लेके फिर x की लिमिट्स ली थी, हमें पहले x की लिमिट्स लेनी है। अब दिस क्वेश्चन में हैज़ टू बी डन वेरी केयरफुली, बिकॉज x की लिमिट्स लेने के लिए हमें बनानी होती है एक हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन इस क्वेश्चन में आप ये देखो, अगर मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई तो इस ये जो कर्व है ये पूरा कर्व है सर्कल का, ये वाला। तो यहाँ से मैं जब x की वैल्यू निकालूंगी तो a² - y² √ प्लस माइनस आएगी। सो हमें पता है यहाँ पे x नेगेटिव है और यहाँ पे x पॉजिटिव है। तो इस रीजन के लिए x की जो लिमिट्स होंगी वो नेगेटिव ऑफ √a² - y² टू पॉजिटिव ऑफ √a² - y² हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा जो हमें ध्यान रखना है वो ये, सो आई वॉज टॉकिंग कि हमें इस रीजन का ध्यान रखना है। ये देखो, इस रीजन में जब मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो यहाँ पे x जो है इस कर्व से लेके
इस इलिप्स तक जा रहा है और यहाँ पे इलिप्स से लेके सर्कल तक जा रहा है। सो चेंज ऑफ ऑर्डर में आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सो दैट इज़ वाई दे हैव स्प्लिटेड द रीजन इनटू 2 पार्ट्स। सो अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, तो इन्होंने क्या किया है, इस रीजन को लिखा है, इसको लिखा है R1, दिस इज़ रीजन R2 एंड दिस इज़ रीजन R3। सो यहाँ पे इन्होंने तीनों रीजन्स, ये रीजन R1 विच इज़ गोइंग फ्रॉम नेगेटिव ऑफ द सर्कल टू पॉजिटिव ऑफ द सर्कल, और ये कब यहाँ पे जब मैं लाइन ड्रॉ कर रही थी, गलत बोल रही हूँ मैं, ये वाली जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी, इस रीजन को इन्होंने नाम दिया है R2। सो R2 में, R2 भी नहीं, R3, देखो ध्यान से, मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ इस रीजन की, इस रीजन का नाम है R3। सो इस रीजन में आपका जो X है वो नेगेटिव ऑफ द सर्कल से लेके पॉजिटिव ऑफ द सर्कल तक जा रहा है, लेकिन इस रीजन में y की वैल्यू जो है, क्योंकि ये लाइन ड्रॉ की इन्होंने, सो y जो है वो a/2 से लेके a तक। सो R3 हैज़ बीन डिफाइंड एज माइनस ऑफ √a² माइनस y² टू प्लस ऑफ √a² माइनस y² एंड y लाइज बिटवीन a/2 टू a। अब हम बात करते हैं R1 रीजन की। सो R1 रीजन में माइनस ऑफ द सर्कल से लेके प्लस, सॉरी यहाँ पे इलिप्स भी नेगेटिव है, सो नेगेटिव ऑफ द इलिप्स, नेगेटिव ऑफ द सर्कल से लेके नेगेटिव ऑफ द इलिप्स, मतलब नेगेटिव का मतलब क्योंकि इस क्वाड्रेंट में हमारा जो x है वो नेगेटिव है और y जो है वो 0 to a/2 के बीच में है। सिमिलरली R2 में जब हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो इलिप्स से लेके सर्कल तक, और क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों पॉजिटिव, सो R2 में इलिप्स से लेके सर्कल तक, अगेन y की वैल्यू इज 0 to a/2। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट वंस यू आर एबल टू राइट द 3 रीजन्स। सो ये देखो, ये जो अब गिवन इंटीग्रल था ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक बार ये वाली लिमिट्स ली हैं, प्लस फिर ये वाली लिमिट्स लिखी हैं यहाँ पे, और फिर ये वाली लिमिट्स यहाँ पे। सो द गिवन इंटीग्रल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स नाउ। सो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, कि आपको सिर्फ चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना था। उसके बाद उन्होंने बोला था हैंस इवैल्यूएट व्हेन f of x, y इज़ 1। सो अब f of x, y को 1 लेके इन्होंने कैलकुलेट किया है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग द थिंग कि इन्होंने f of x, y को 1 लेके, ये तो गिवन इंटीग्रल में f of x, 1 लिया, और ये जो हमने चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के बाद फाइंड किए थे, तो जो इवैल्यूएट करेंगे हम वो राइट हैंड साइड को ही करेंगे सिर्फ। सो राइट हैंड साइड को सॉल्व करके, अब नाउ दिस इज़ द सिंपल इंटीग्रेशन। आई डोंट थिंक आपको इसमें इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम आएगी किसी स्टेप में। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो 1 की इंटीग्रेशन x करके लिमिट्स पुट की हैं, लिमिट से आ गई। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो आपको ये फॉर्मूलेज आने चाहिए। √a² माइनस y² की इंटीग्रेशन आनी चाहिए और √a² माइनस 4y² की इंटीग्रेशन आनी चाहिए। तो ये रिजल्ट्स आप देख लो अपने, अगर आपको याद है गुड, नहीं याद है तो इनको अपनी +2 की बुक में से देखो रिजल्ट्स को और वो यहाँ यूज़ करो। इसमें भी x की वैल्यूज़ पुट करके ये आ गया और इसमें ये आ गया। सो मेरे ख्याल से ये दोनों जो इंटेग्रल्स हैं ये इनके कंबाइन होके ये 2 टाइम्स आ गए यहाँ पे, और ये वाला इंटेग्रल ये रह गया। सो नेक्स्ट इज़ सिंपल इंटीग्रेशन। सो वैल्यूज़ पुट करके 5/2 इज़ द आंसर। नेक्स्ट इज़ एग्जाम्पल नंबर 5, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड हेंस इवैल्यूएट।